Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, वेक्टर का एक यूनिट मतलब एक टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट. तो उसे अब जान लेते हैं थोड़ा सा. वैसे तुम्हें पता है फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसका यूज भी करते हो. ऑलराइट, तो उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई? ए क्रॉस बी. जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप से हो सकता है. एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को बेटा बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. मतलब ऐसा क्या है, इसका मतलब है कि जो ए क्रॉस बी है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है ना. तो a क्रॉस b मान लेते हैं वेक्टर c के इक्वल है. इसका मतलब बेटा कि जो a क्रॉस b है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ऑलराइट, तो a क्रॉस b क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी. सबसे पहली बात. दूसरी बात भाई, a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ठीक है, देख लेते हैं. तो a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं ये A है और ये B है. ऑलराइट, A है और B है. पहले तो उन्हें टेल टू टेल जोड़ देते हैं, टेल से टेल तक, मतलब टेल से टेल को ज्वाइन कर देते हैं दोनों वेक्टर को. अब क्या पूछा है? A क्रॉस B. तो ऐसा करो, अपने हैंड को ऐसे रखो, राइट हैंड को, ठीक है, और A पे लेके आओ और उसे रोटेट कर दो किधर? B की ओर. और जिधर तुम्हारा थंब होगा वही डायरेक्शन होगी फाइनल ए क्रॉस बी की. जैसे कि यहाँ पे ए ये रहा और बी की तरफ रोटेशन के लिए ये थंब मेरा इस साइड में है, तो इसका मतलब जो सी की डायरेक्शन है वो बोर्ड के अंदर की ओर है. पहली बात. दूसरा, अगर मैं पूछूं बी क्रॉस ए, तो बी पे रखो हैंड को और ए की तरफ, तो फिर इधर आ रहा है या नहीं थंब? यस. तो ये हो गई बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बेटा. ये बात समझ आ गई. और मैं अब ये कह रहा हूं जो ए क्रॉस बी होता है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ. ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू, या सी वेक्टर ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है, जो सी वेक्टर आया ना, जो फाइनल आया, मतलब ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है, ठीक है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो फाइनल वेक्टर आया है वो वेक्टर ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, और मैं कह सकता हूं सी वेक्टर जो है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देखो दो वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स जो होते हैं वो एक प्लेन को डिफाइन करते हैं इफ दे आर नॉट कोलिनियर. अगर वो कोलिनियर नहीं है तो, ठीक है, अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो एक प्लेन को डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये बात सही है. जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया. ये दो वेक्टर से जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल हैं? ओनली वन. ऐसे होके चला जाएगा एक प्लेन. ठीक है बच्चों, तो एक प्लेन को डिफाइन कर दिया. अब मैं ये कह रहा हूं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी. ये भी बात ध्यान रखें. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें. जो सी वेक्टर आता है मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. ए और बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर आता है ए क्रॉस बी. ऑलराइट बच्चों, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा. ओके, चलिए अब यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं. क्या कि जैसे a क्रॉस b जो है उसका मॉड्यूलस किसके इक्वल आता है? ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू किसके इक्वल आएगी? वेक्टर a b एंड बेटा साइन थीटा n कैप. n कैप, सॉरी मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूं तो n कैप की जरूरत नहीं है. मॉड्यूलस लिख रहा हूं तो n कैप की जरूरत नहीं है. चलो पहले विदाउट मॉड्यूलस कर लेते हैं बात. मैं कह रहा हूं ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप.
अब एन कैप क्या है ये भाई, जैसे कि आपको पता है ए क्रॉस बी जो होना चाहिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं ये तो स्केलर है, समझ गए, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, उसकी जो लेंथ होगी इस वेक्टर की ए क्रॉस बी की, वो तो ये होगी। साथ में अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी तो डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर को सिर्फ इतना लिखने से थोड़ा ही काम चलता है, उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। या ऐसे समझ लो कि इधर वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर होना चाहिए ना, लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कभी तुम ऐसा लिख दो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2, ये मीनिंगलेस है क्योंकि ये वेक्टर है ये स्केलर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इधर भी वेक्टर होना जरूरी हो जाता है। जैसे कि यहां पे मैंने क्या किया, एन कैप लगा दिया, मैंने क्या किया, एन कैप लगा दिया वेक्टर बनाने के लिए। अब एन कैप क्या है ये दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो मैं मेंशन कर देता हूं एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B both, दोनों को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा एन कैप। अब मैं अगर इसकी मॉड्यूलस वैल्यू निकालना चाहूं तो एन कैप भाई जैसे मैं कहूं कि 2i, एक वेक्टर है 2i, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, तो कहोगे तुम 2 एंड i क्या है, यूनिट वेक्टर, तो आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर। तो सिमिलरली यहां पे भी सिर्फ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, a मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b साइन थीटा, ये बेटा इसकी मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, थीटा मेंशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, a और b के बीच का एंगल है बेटा। थीटा जो है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। एंगल कैसे निकालते हैं तुम्हें पता ही है, टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर के बीच में एंगल होता है वही एंगल कहलाता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ओके, अनदर थिंग इज इफ वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, क्या मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, या अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं तो क्या ये मीनिंगफुल है, ये बिल्कुल भी मीनिंगफुल चीज नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर हो गया। या तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, इसे बोलते हैं जीरो वेक्टर, स्टार्टिंग में बताया आपको, सही है, क्योंकि इधर वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर होना पड़ेगा, तो इसे बोल देंगे जीरो वेक्टर। इन दिस केस अगर आप मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात करेंगे तो हाँ वो 0 आएगी। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा चीज दी गई है, वहां से मैं क्या कंक्लूजन पे पहुंचूंगा, नंबर 1 आइदर ए और बी इज जीरो वेक्टर। जो ए और बी है ना वेक्टर्स, वो या उनमें से कोई एक जीरो वेक्टर हो सकता है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, या तो एक ए और बी में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो। ठीक है, ओके, और क्या हो सकता है, नंबर 2 इज इफ ए एंड बी आर बेटा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर ए एंड बी है वो कोलिनियर वेक्टर हो तब भी बात सही है, सही बात है। अगर कोलिनियर हुए तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0। तो बेटा अगर ए क्रॉस बी कभी भी आपको मिलता है 0 के इक्वल, ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब ए क्रॉस बी अगर 0 मिलता है या मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी आपको 0 मिलता है, तो आप एक दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ना कि एक, दो चीजें। क्या कि या तो ए और बी में से कोई एक जीरो वेक्टर होगा, या दोनों भी जीरो वेक्टर हो सकते हैं, मीनिंग नहीं है लेकिन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइदर ऑफ
ए और बी इज 0 और दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो दे आर कोलिनियर वेक्टर, ये भी एक बिल्कुल सही चीज है। तो सबके दिमाग में ये तो आ जाता है नीचे वाला कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, लेकिन ऊपर वाला नहीं आता कि भाई ये भी केस है, ऐसा भी हो सकता है जो ए और बी वेक्टर है उनमें से कोई एक 0, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां तक भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। और क्या हम कर सकते हैं कभी अगर हमें ये मिले तो? ठीक है, तो ये पॉइंट मैं इधर लिखवाऊंगा, इसे उतार लो जल्दी से। ओके, देखो कुछ पॉइंट्स अब यहां पे देखने जा रहे हैं हम बेटा। यहां पे क्या है देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर और यही चीज इक्वल टू 0, इसके बारे में तो अब तुम सोचे होंगे मिल तो गया है, तो ये तो ठीक है, ये तो आप कंक्लूजन पे पहुंच गए हो। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में आया और दिया है एंड given that A and B are non-zero vectors, ठीक है बेटा, ए और बी जो है ना वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो एकदम से हमें पता चल गया ओके, इससे मुझे पता चल गया कि that implies vector A and B are कोलिनियर वेक्टर्स। यहां तक तो बात सही है, चलो ये तो बात तुम्हें पता चल गई कि अगर पहले मेंशन कर दिया ए और बी नॉन जीरो हैं तो बात कंफर्म है कि ए क्रॉस बी के 0 होने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है कि ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, उनके बीच का एंगल 0 हो या पाई हो। ठीक है, कोई भी चलेगा। ओके, अब दूसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे ही आपको पता चले ए और बी जो वेक्टर है वो कोलिनियर है, तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम से आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो A कुड बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ B, जो वेक्टर A है ना वो होगा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। वेक्टर A इज व्हाट बेटा? लैम्डा टाइम्स ऑफ B। इस बात का ध्यान रखें, समझ गए? इस बात को ध्यान से समझे कि कभी भी अगर आपको मिलता है A क्रॉस B इज 0, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B, और इफ इट इज रिक्वायर्ड देन B इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A। ऐसे भी लिख सकते हो, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि A और B कोलिनियर है तो देन वन ऑफ देम कुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर, ऐसे ही पढ़ा है कोलिनियरिटी वाले में। ठीक है ना, तो बिल्कुल बात सही है, ये चीज एकदम से दिमाग में आनी चाहिए। इसका अभी हम यूज देखेंगे, इससे जल्दी से कॉपी करो। तो बेटा यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी को समझ आ गया है। अब कुछ और पॉइंट्स इसके हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इफ वी हैव व्हाट A क्रॉस B इज इक्वल टू, अच्छा पहले चलो ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C, ऐसे समझ लो। A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस C। तो कुछ लोग इसे कट कर देते हैं, या ऐसे ना दिखा के मैं ऐसे दिखा देता हूं कि कुछ लोग इससे ये समझते हैं कि जो B वेक्टर होगा वो C वेक्टर के इक्वल होगा। रॉन्ग मेथड। ठीक है, इस कंक्लूजन पे पहुंचना इस चीज को देख के गलत है। तो क्या करना चाहिए? राइट मेथड। राइट मेथड क्या है? एक तरफ लेके आओ, ठीक है। अब A को ले लो कॉमन, बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। A क्रॉस B माइनस C का मतलब यही होता है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ऑलराइट, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में जीरो लिखना जायज नहीं है, जीरो वेक्टर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा A क्रॉस B माइनस C इज 0, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि A इज लैम्डा टाइम्स ऑफ
बी माइनस सी। या तो ये, या वैसे मुझे क्या करना चाहिए था एक्चुअल में तो मुझे ये बोलना चाहिए कि नंबर 1 आइदर ए 0 वेक्टर है और b इज इक्वल टू सी वेक्टर। इनमें से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वेक्टर a जो हो वो 0 वेक्टर हो, b हो c के इक्वल, या दोनों हो तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए। एंड अनदर थिंग इज कि a इज कोलिनियर विद वेक्टर b माइनस सी। जो a है वो b माइनस सी के साथ कोलिनियर है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। जो b माइनस सी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो मर्जी है, जैसी रिक्वायरमेंट हो ऐसे लिख सकते हो। बात समझ गए? तो a जो होगा वो b माइनस सी जो वेक्टर है उसके कोलिनियर है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये कई सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करवा देती है अगर आप यहां तक कंक्लूजन निकाल चुके हैं। तो क्या b इक्वल टू सी बोलना सही चीज थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी सारी चीजों को तो हमने मिस कर दिया अगर उस मेथड से गए हम। तो आप कैसे आएंगे कि भाई ऐसे बोलोगे कि a 0 हो सकता है, b इक्वल टू सी भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो a है वो b माइनस सी के साथ कोलिनियर हो। दैट मीन्स a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस सी और b माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई जो a क्रॉस b होता है वो इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के। ये बात आप याद रखें। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि जो a क्रॉस b है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a आप जरूर बोल सकते हो उसे। ठीक है, माइनस ऑफ b क्रॉस a। अनदर थिंग, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इज इक्विवेलेंट टू b क्रॉस a। इनकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर a क्रॉस b क्या है? एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी उस वेक्टर की, ऑलराइट, वो दोनों ही केस में सेम आएगी। बस डायरेक्शन में मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा एक्चुअल में? a क्रॉस b एंड b क्रॉस a के बीच का एंगल होगा बेटा पाई। ठीक है, तो ये भी मैं तुम्हें मेंशन कर देता हूं यहां पे। एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a इज 180 डिग्री। ठीक है, a क्रॉस b याद होगा जब मैं ऐसे करके बताया था हैंड से, a क्रॉस b अंदर आया था, b क्रॉस a बाहर आया था। तो एक्चुअल में लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ऑलराइट, तो ये हो गई बात। अगर यहीं पे इसी में ही लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बता रहा हूं मैं कुछ। क्या बता रहा हूं कि अगर आपको यहाँ पे a क्रॉस b दिया है, अच्छी बात है, और यहाँ पे दे दिया c क्रॉस a, और तुमने क्या किया, एक साइड में लेके आए एंड यू गॉट जस्ट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए भाई इसमें। अब क्या करें, a को कैसे कॉमन लें? तो गोल घुमा लो। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। इसको अगर गोल घुमा दोगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, और माइनस माइनस मिलके क्या बना लेगा, प्लस। ऑलराइट, तो अब आप क्या कर सकते हैं, a को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहां से जो भी लिखना है, इफ a एंड b प्लस c आर नॉन जीरो। मैंने क्या लिखा, इफ a एंड b प्लस c जो वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो वेक्टर हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं, देन पक्की बात है ये इसके जीरो होने का रीजन क्या होगा कि जो वेक्टर a होगा वो b प्लस c के कोलिनियर होगा। तो मैं वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस c लिख पाऊंगा। जनरली क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा आपको,
कि जो ए वेक्टर ए है ना, ऐसे मेंशन कर देंगे आपको कि जो वेक्टर ए है वो नॉन जीरो वेक्टर है और जो वेक्टर बी प्लस सी है वो जो बी प्लस सी है वो भी नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है ना, बी प्लस सी भी एक नॉन जीरो वेक्टर है। ऑलराइट बच्चों, यहां तक क्लियर होगा। ओके, अब बी प्लस सी नॉन जीरो वेक्टर है, ऐसा साफ साफ इसी शब्दों में बोलना ऐसा जरूरी नहीं है, वो किसी और शब्दों में भी बोल सकता है। वो ऐसे ही बोल सकता है कि जो बी एंड सी वेक्टर है दे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स। बी एंड सी जो वेक्टर है दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, बट ए एंड ए इज नॉन जीरो वेक्टर, ए इज नॉन जीरो वेक्टर एंड बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब b प्लस सी इक्वल टू जीरो होने का मतलब है, तुम समझ पा रहे होंगे, b प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब b एंड c जो होंगे वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। सही बात है भाई, इक्वेशन में ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना यार। इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देखो, एक को दूसरे की टर्म में लिखना, तो b प्लस सी को जीरो बोलना मतलब b इज इक्वल टू माइनस सी। समझ गए, b इज इक्वल टू क्या, माइनस सी। व्हाट डज इट मीन कि b अगर इधर है तो c इधर होगा, तो ये दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर सिर्फ उसने इतना बोल दिया ना b एंड c आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो गारंटीड b प्लस सी कभी जीरो हो ही नहीं सकता यार। तो अपने यहां देखो एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्स लगने हैं, अब ये ब्लॉक मूव ही ना करें, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, जब एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर। सही है, अदरवाइज अगर दे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स, एक इधर और एक इधर, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्लॉक चले ना। तो ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ कब ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक का कोई भी मोशन ना हो, तो अगर वेक्टर्स आर कोलिनियर, अदरवाइज होगा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या सॉरी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब वो कोलिनियर वेक्टर्स हों, अदरवाइज नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें, और मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, वैसे इतना मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं ये सारी चीजें, कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू जीरो, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर, तो बात समझ आती है। ठीक है, हो सकती है ये बात। अगर इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, तो मैंने कहा था तो गारंटीड लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू जीरो होगा। सही है, और अब ये वहां पे क्या लिखा है, b प्लस सी का जीरो होना, तो b प्लस सी जीरो कब हो सकता है, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि नहीं कि भाई अगर ये कोलिनियर होंगे, अगर नॉन कोलिनियर हुए तो इम्पॉसिबल है, जैसे कि यहां पे इम्पॉसिबल था। फिर मैंने कहा कि बस सिर्फ तब हो सकता है जब a का कोफिशिएंट और b का कोफिशिएंट दोनों ही जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो b एंड c का कोफिशिएंट 1 है, तो वो तो जीरो वाला तो केस हो ही नहीं सकता ना, तो फिर ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो सिर्फ इतना बोलने मात्र से हमें ये पता चल जाएगा, इफ उन्होंने ये बोल दिया कि b एंड c आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो गारंटेड b प्लस c एक नॉन जीरो वेक्टर होगा, और a को वो मेंशन करेंगे कि a इज ऑल्सो नॉन जीरो वेक्टर। तो एकदम से कभी ये दिया हुआ है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए a विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ b प्लस सी। क्या a विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ बेटा b प्लस सी। अच्छा, अब यहां से एक और बात पता चल गई, ध्यान से देखो, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, वेक्टर a b c, तीन वेक्टर्स का। दो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में आप कब लिख सकते हैं, इफ दे आर कोलिनियर, याद होगा बताया हुआ है, इफ दे आर कोलिनियर। तीन वेक्टर्स को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिख सकते हैं, इफ दे आर कोलिनियर एज वेल एज, और क्या पॉसिबिलिटी है, इफ दे आर कोप्लेनर। याद है, तीन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में आप तब लिख सकते हैं अगर वो वेक्टर्स कैसे हैं बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर के केस में भी लिख सकते हैं और कोप्लेनर के भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है ना एबीसी का, तो मैं गारंटेड आपको बोल सकता हूं कि जो एबीसी है ना वो एक प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ये बात सही है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, तो मैं बोल सकता हूं एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। एक तो यहां से,
और वैसे इस चीज को मैं यहां से भी बोल सकता था। देखिए यहां से तुम अपने आप सोचो, b प्लस सी एक वेक्टर होगा, मान लो b ये है, c ये है, ठीक है। अब एक वेक्टर है a जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, और ये भी कोलिनियर वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब एक वेक्टर है a जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ b प्लस सी, मतलब इसका एक रिजल्टेंट आएगा बीच में, ये b है ये c है, तो ये इसका रिजल्टेंट है बीच में, ठीक है। अब जो a वेक्टर है वो b प्लस सी के साथ जब क्रॉस होता है तो आउटपुट 0 देता है। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि जब वो b प्लस सी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके साथ उसका एंगल कितना हो, 0, और a का b प्लस सी के साथ 0 एंगल होने का क्या मतलब है कि वो a भी खुद इस प्लेन में ही लाई करेगा जिस प्लेन में ये तीनों लाई कर रहे हैं। सही बात है ना, एंगल 0 तभी तो हो सकता है इसके साथ, या पाई, या तो इसी के ऊपर कोलैप्स हो या फिर पीछे, मतलब इसके पैरेलल हो या अनलाइक वेक्टर हो या लाइक वेक्टर हो। समझ गए? तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, या ऐसे समझ लो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में 3 वेक्टर अगर लिखे हुए हैं और ये पॉसिबिलिटी है, तुमने खुद कहा है कि ये सही है बिल्कुल, तो ये चीज अगर सही है इसका मतलब है एबीसी आर कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के और कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं क्या। जैसे मैं कहूं कि भाई वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर c है, मान लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है, या चलो b ले लो, यहां पे उसी टाइप का दिख जाएगा। वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c हमें दिया है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर b इज इक्वल टू c है तो ये पक्का है कि a क्रॉस b भी इक्वल होगा a क्रॉस c के, ऑब्वियसली, सही है। ओके अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c? हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब अगर ये दिया जाए, इन दोनों में से कुछ भी दिया जाए, और आप कह दें कि b इक्वल टू सी होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके केस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हाँ ये पक्का है कि इफ b इज इक्वल टू सी देन ये जरूर होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो एक बात तो ये थी। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर कभी अगर आपको निकालना हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b, जो a और b जो वेक्टर है ना, दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है, और मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both vectors a and b is, मैं बोल सकता हूं a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। बेटा a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b, तुम अपने आप सोचो a एंड b जो दो वेक्टर्स हैं, है ना, इसको कंटेन करने वाला ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए मुझे, एक यूनिट वेक्टर, मुझे रिक्वायरमेंट है कुछ, ठीक है, तो मुझे चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि ऐसा करो यार, a क्रॉस b ले लो ना, a क्रॉस b क्या डायरेक्शन देगा, ये उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो। तो मैंने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मैंने कहा a क्रॉस b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b will be a unit vector perpendicular to both the vectors a and b, or we can say it perpendicular to the plane containing a and b both vectors. All right बच्चों,
तो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के अगर परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप इसकी हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। देखो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ठीक है, LMVT वाला ही है ये, ठीक है। तो लैग्रेंजेस आइडेंटिटी अभी मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, वो क्या है देखो, ध्यान से देखना। देखो क्या है कि जैसे A क्रॉस B का मॉड्यूलस की बात करूं अगर मैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसे मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ A B एंड साइन थीटा। ये बात सही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखो। और ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, बताओ क्या दिक्कत है? लिख सकता हूं यार, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ऐसा कर लो ना यार, इसे अंदर मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा, देखो क्या, कॉस थीटा। तो बेटा ये ए डॉट बी बन रहा है कि नहीं, ए डॉट बी का स्क्वायर है या नहीं? तो मैं थोड़ा ऊपर लेके आ रहा हूं अभी से यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, ऑलराइट। तो ये क्या है, ये तो है अपना ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और ये है ऐसा कुछ, और ये है व्हाट, ए डॉट बी स्क्वायर। ऑलराइट, एम आई राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट बच्चों, तो बिल्कुल ये चीज आ गई कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे मैंने लिख दिया, ओके। अब तुम जैसे डिटर्मिनेंट इतना तो जानते ही हो कि भाई जो डिटर्मिनेंट होता है उसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, एक मिनट रुको, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यहां पे लिख रहा हूं बी डॉट बी, यहां पे लिख रहा हूं ए डॉट बी, और यहां पे भी लिख रहा हूं क्या, ए डॉट बी, विदाउट ब्रैकेट ही लिखते हैं, चलो। ये क्या लिख रहा हूं, ए डॉट बी, और ये क्या है, ए डॉट बी। तो ये डिटर्मिनेंट में मैंने इसको लिख लिया, किसको, इसको, ए क्रॉस बी स्क्वायर, एक मिनट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ये बात सही है कि नहीं? देखो ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये क्या है, ए डॉट ए क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। तो दिस इंटू दिस मतलब ये, माइनस दिस इंटू दिस मतलब ये, इज इक्वल टू दिस। बताइए क्या गलत किया, कुछ भी गलत नहीं है। तो एक तो तरीका हो गया इस चीज को ऐसे लिखने का, एक तो चीज आ गई मेरे पास ये, और दूसरी चीज यहां से जो आई है वो ये कि इसको इधर ले आऊं अगर मैं, और डॉट को इधर ले आऊं, इज इक्वल टू, ठीक है, ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है, ठीक है। ये तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखें, लैग्रेंजेस। अब हम कुछ एरियाज पढ़ेंगे, कैसे किसी ज्योमेट्री के एरिया कैसे निकालते हैं यूजिंग वेक्टर, ठीक है। तो उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।